इसमें 75% सहयोग ये वंचित समाज को हुआ और इसमें से भी 44% ओबीसी को हुआ है। पीएम किसान सम्मान निधि 11 करोड़ में से 4.25 करोड़ खातों में पैसा ये ओबीसी समाज के जाता है और मुद्रा योजना के अंदर 35% लाभ लेने वाली ओबीसी महिलाएं हैं। आज हमने ये जिसको आवश्यकता थी उसको सार्थक करके दिखाया है। तीसरी बात यानी आगे की बात, राष्ट्रवाद। आज आप देख रहे हैं लोग मजाक उड़ाते थे, मजाक में इसलिए कह रहा हूं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब राजनीति में प्रवेश किया और वो जनसंघ के नाते राजनीति में आए, हिंदू महासभा में भी थे लेकिन जनसंघ के नाते आए और राजनीति में एक्टिव हुए, हिंदू महासभा में भी एक्टिव हुए। तो जब एक्टिव हुए तो महात्मा गांधी जी ने एक प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बाद इस देश की हिंदू राजनीति में कोई एक व्यक्ति चाहिए था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आपके आने से वो कमी पूर्ण हो जाएगी। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या बोलते हैं? उन्होंने कहा कि गांधी जी कल को आप भी मुझे सांप्रदायिक कहोगे। तो गांधी जी कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय पर जिस प्रकार से शिव ने नीलकंठ बनकर विष का पान किया था, आज के इस राजनीति के कुरुक्षेत्र में श्यामा प्रसाद जी किसी को तो विष पान करना पड़ेगा। ये गांधी जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संवाद है। मैं ये क्यों जोड़ रहा हूं? हमने राष्ट्रवाद का विषय लेकर अपनी राजनीति शुरू की 1952 के अंदर। लोगों ने हमको सांप्रदायिक कहा, लेकिन आज आप प्रसन्नता के साथ कह सकते हो जो हम बोल रहे हैं वो ओवैसी बोल रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं वो फारूक अब्दुल्ला बोल रहे हैं। हमने देश के अंदर ऐसी स्थिति लाकर पैदा कर दी कि आज हर व्यक्ति को भारत माता की जय बोलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये हमारे विचार की विजय है। 370 हटी, ये हुआ वो हुआ, सारी बातें हुई। और पहलगाम का भी कुछ दिनों में सुनने के लिए मिलेगा कि जो देश चाहता है वैसा हो गया। ये जो वैचारिक क्षेत्र में हम जिन विषयों को लेकर चले थे वो देश की राजनीति को हमने बदलने का काम किया है। इंटरनल सिक्योरिटी 2014 में देश के 147 जिले नक्सलवाद से युक्त थे। अभी हमारे गृह मंत्री ने कहा है मार्च 31 मार्च 2026 इस देश के अंदर उसके बाद नक्सलवाद का विषय सुनने के लिए नहीं मिलेगा। हम इस देश को नक्सलवाद मुक्त कर देंगे। और आपके ही पड़ोस का हिस्सा, आपका ही क्षेत्र का हिस्सा रहा पहले छत्तीसगढ़, आप रोजाना समाचार सुनते हैं, वो घिर गए सारे एक ही जगह पर। मैं जाता हूं, पत्र आ रहे हैं, वार्ता कर लो, वार्ता कर लो, वार्ता कर लो। हमने कहा वार्ता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शस्त्र के साथ नहीं। इस देश की आंतरिक सुरक्षा, आपका मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला अब नक्सलवाद से फ्री हो गया, समाचार पत्र में पढ़ लिया होगा आपने। और इसलिए देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा को जो चैलेंज करने वाले लोग थे उसको हमने मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। इसकी आप कल्पना करके देखो, आज एक वीडियो चल रहा है, ये फारूक अब्दुल्ला JKLF जो कश्मीर के अंदर आतंक चलाने वाला संगठन था उसके कार्यकर्ता रहे, अब ये कश्मीर के व्यक्ति बोल रहे हैं। जहां देश के राजनीतिक दल, देश के नेता आतंकियों से हाथ मिला रहे थे, प्रधानमंत्री जी के घर में बैठकर बिरयानी खा रहे थे, उनको फंडिंग हो रही थी। आज हमने स्थिति लाकर पैदा की है जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। तो आज देश के अंदर आतंकी भाग रहे हैं या भारत माता की जय का नारा लगाने के लिए तैयार बैठे हैं।
और इसलिए आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से आप विचार करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि हमने करने का प्रयास किया। वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, 2-4 दिन में आपको आभास होगा राफेल कैसे उतर रहा है और कितना हम आगे जा रहे हैं। सुरक्षित भारत। एक और देश के अंदर क्या है, इन दलों का चरित्र कैसा था, 2 समाज को एक साथ लड़ाओ, कभी गुजर मीणा लड़ाओ, कभी जाट और पिछड़ों को लड़ाओ। ये सारे लोग देश के अंदर समाज में बांटकर राजनीति करने का जो चरित्र था, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इसको बदल दिया है। हमने नारा दिया एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये नारा नहीं है। आज आप देखोगे जो समाज के अंदर आपस में क्लेश थे, झगड़े थे, समाज को जोड़ने का काम भाषा के नाम पर लड़ाते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपने सबने पढ़ी होगी, उसमें त्रिभाषा फार्मूला है। त्रिभाषा फार्मूला क्या है कि अपनी भाषा, अंग्रेजी भाषा और साथ में तीसरी भाषा हिंदी भाषा, इन तीनों का विकास होना चाहिए। लेकिन आप तमिलनाडु में देख रहे हैं, तमिलनाडु कभी ऐसा राज्य रहा है, आप में से बहुत लोगों को जानकारी होगी कि इस देश के अंदर राज्य भाषा हिंदी होनी चाहिए। सबसे पहला प्रस्ताव किसी असेंबली का आया था तो तमिलनाडु का था। वीर सावरकर, अंबेडकर, देश के नेता गांधी जी क्या बोलते थे, वो कहते थे हिंदी का विकास होना चाहिए, देश को जोड़ती है। आज ये लोग लड़ाकर उत्तर दक्षिण भाषा के विवाद ये पैदा करके देश की राजनीति कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा नहीं, एक देश है, काशी के लोग तमिलनाडु जाएंगे, तमिलनाडु के लोग काशी जाएंगे, काशी तमिल संगमम हो जाएगा। छात्रों को कहा आप आईआईटी में पढ़ते हो, आईआईएम में पढ़ते हो, जाओ अलग अलग राज्यों के अंदर आओ, घूम कर आओ, देश देखना चाहिए तुमको। संपूर्ण देश है कैसा, उसकी विशेषता क्या है, उसका वैशिष्ट्य क्या है। और इसलिए देश की राजनीति में लड़ाकर नहीं, जोड़कर और भारत के प्रति भक्ति जगाकर ये काम करने का विषय हम लोगों ने करने का प्रयास किया। महिला उत्थान की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। हम देश भर के अंदर आज देख रहे निर्णयों के अंदर समान सहभागिता। अभी वक्फ आया, आप कल्पना करके हो, हमने कहा 2 मुस्लिम महिलाएं इस वक्फ में आनी चाहिए। आप वक्फ के माध्यम से 50% महिलाओं के उत्थान की बात कर रहे हो, तो तुम्हारे निर्णय प्रोसेस में 2 महिलाएं भी तो आनी चाहिए। स्वीकार नहीं। क्यों स्वीकार नहीं? क्योंकि एक मानसिकता है, अफगानिस्तान में देखते होंगे, अकेले नहीं जा सकते, बिना बुर्के के निकल नहीं सकते, खिड़की भी नहीं खोल सकते। आज के आधुनिक और वैज्ञानिक युग में 50% समाज को आप इस प्रकार से धारा से काट कर चलेंगे तो यह कैसी राजनीतिक धारा है, कैसा विकास है। और इसलिए हमने देश के अंदर, चाहे हिंदू समाज के अंदर हो, चाहे मुस्लिम समाज के अंदर हो, ऐसी महिलाओं का उत्थान होना चाहिए। तो 3 तलाक से लेकर अकेले हज जाने से लेकर वक्फ तक उनको अधिकार देने का काम किया। इसका परिणाम है कि आज संपूर्ण देश के अंदर देश की राजनीति की दिशा बदल रही है। यह हमारा चरित्र है। दूसरे चरित्र का आप विचार करेंगे तो जो कांग्रेस और कांग्रेस का खेमा, वो कैसा है? तो विभाजन की राजनीति है। अंग्रेजी में कहते हैं सोसाइटल फॉल्ट्स, उसको बढ़ाकर, उसको फैलाकर, उसको लड़ाकर राजनीति करना। जैसे संविधान बदल देंगे, आरक्षण हटा देंगे, इस देश के अंदर अटल जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा, अनुसूचित मोर्चे के कार्यक्रम में कहा कि ना हम मनुवादी हैं, ना हम ब्राह्मणवादी हैं, हम संविधानवादी हैं, इसलिए अम्बेडकरवादी हैं। हमारी लाइन ये है,
लेकिन समाज में बेमनस्य पैदा हो, अगड़ा पिछड़ा हो, एससी अलग जाए, एसटी अलग जाए, एक एक कम्युनिटी अलग जाए। इस 2024 के इलेक्शन में इस चरित्र को आप अच्छे प्रकार से देख चुके हैं और कुछ महीने में सफल भी हो रहे थे। ये लड़ाने की राजनीति, ये उनका चरित्र है। और कैसे लोग हैं, जिस पुस्तक को लेकर घूम रहे हैं, उस पुस्तक की लखनऊ प्रकाशन में छपी हो, उस पुस्तक की प्रस्तावना लिखी वेणुगोपाल जी ने, जो केरल के प्रसिद्ध एडवोकेट। उन्होंने उसमें लिखा है कि 1975 में इमरजेंसी लगाकर कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोटने का काम और संविधान की भावना का खिलवाड़ करने का काम किया। उस पुस्तक को राहुल गांधी लेकर घूम रहे हैं। अंबेडकर जी उनके बारे में क्या बोलते थे, उन्होंने रेजिग्नेशन देते समय पर क्या बोला? जितने संविधान संशोधन हुए, स्वयं की इच्छा के लिए पहला संविधान संशोधन 1951 का, जब सरकार भी नहीं बनी थी, चुनाव भी नहीं हुआ था, प्रेस का गला घोटने के लिए ही नेहरू जी ने किया। इतिहास है, पढ़ सकते हैं आप सब लोग। जब लोकसभा नहीं थी, राज्यसभा नहीं थी, इमरजेंसी थी, कोई सदन नहीं था, उस समय संविधान के मूल प्रस्तावना के अंदर धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द जोड़ दिए। 35 से किसी चर्चा में नहीं आया। वो लोग समाज को लड़ाने के लिए संविधान बचाने का नारा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबको इकट्ठे करके एक सूत्र में पिरोने की राजनीति के स्थान पर सबको बांटकर राजनीति करना, विभाजन की राजनीति करना, एक निश्चित वोट का कंसोलिडेशन करना और उसके बल पर राजनीति करना। अभी कांग्रेस पार्टी ने कहा हम पहलगाम पर साथ है, लेकिन सिद्धारमैया क्या बोल रहे हैं, सोच क्या बोल रहे हैं, मूल चरित्र प्रकट होता है। और इसलिए विभाजन की राजनीति ये उनका चरित्र है और लंबे समय से इस चरित्र का है। दूसरी बात, परिवार। कई बार आप सोचते हैं, जब चर्चा आती है, हमारी पार्टी के अंदर भी परिवार के लोग हैं, है ना, अच्छी बात है, लेकिन परिवारवादी राजनीति का मतलब क्या है? इस देश के अंदर अनेक दल ऐसे हैं जिनकी तीसरी पीढ़ी भी अब तैयार होगी। मैंने कल एक वीडियो सुना, जम्मू कश्मीर का था, मुस्लिम नेता कोई बोल रहे हैं, आपके पास भी आया होगा। वो कहते हैं हमने शेख अब्दुल्ला को भुगता, फारूक अब्दुल्ला को भुगता, उमर अब्दुल्ला को भुगता। अब वो कहते हैं कि मैं जब जा रहा था, बड़ा काफिले था, वीआईपी गाड़ी थी, सब ट्रैफिक रुका था, किसके लिए रुका था? तो उमर अब्दुल्ला के 2 लड़के फ्लीट के अंदर जा रहे थे। अगला मुख्यमंत्री पक्का हो गया। कांग्रेस के अंदर राहुल जी का नंबर नहीं आया और प्रियंका जी का लड़का साथ घूम रहा है। आप सब सुनते हैं। मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, और पिछले चुनाव में आपने देखा हो तो अखिलेश डिम्पल की लड़कियां भी मैदान में उतर गई है। ममता बनर्जी, उनका भतीजा मैदान में है। लालू जी राहुल जी का लड़का है। चंद्रबाबू नायडू, उनका लड़का मैदान में आ गया है, इस समय पर मंत्री है। स्टालिन, उदय स्टालिन आ गए हैं। और इसलिए देश के अंदर बीजेपी छोड़कर सारे राजनीतिक दलों का चरित्र क्या है कि ये परिवार केंद्रित राजनीति करते हैं। और संविधान की, आप राम बहादुर राय ने पुस्तक लिखी अनकही कहानी, तो संविधान के सारे विशेषज्ञ बोलते हैं इस देश के अंदर संविधान और लोकतंत्र को खतरा होगा तो ये परिवारवादी राजनीति से होगा। ये उनका चरित्र है। अराष्ट्रीय तत्वों के साथ गठजोड़ कैसा है? आप जॉर्ज सोरेस, मैंने महाराष्ट्र के अंदर काम किया पिछले दिनों, आपको आश्चर्य होगा 1000 से ज्यादा एनजीओ अपने लोगों को हराने के लिए लगे थे। कौन थे वो? मुस्लिम एनजीओ भी थे, वो चर्च के एनजीओ भी थे, वो विदेश का पैसा भी था। ट्रंप ने आने के बाद जिन लोगों की दुकान बंद की वो सारे भारत में उपस्थित थे। ये राजनीति के इस चरित्र को लेकर ये लोग काम कर रहे, इसको आपको ध्यान में आएगा। और इसलिए इस राजनीति को
प्रभावित करने के लिए एक और विषय क्या है, बहुत बड़े वर्ग को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए इस विचार की ताकत इतनी है कि इसको अब हम आमने सामने धरातल पर नहीं हरा सकते। पर राजनीतिक क्षेत्र में एक नए प्रकार के विषय चल रहे हैं जिसको बोलते हैं प्रोपगंडा पॉलिटिक्स। ये क्या है? तो आप देखते होंगे एक बड़े विचारक एक्टिव हो गए, बेचारे फेल होते जा रहे हैं लेकिन एक्टिव तो है। आपने नाम सुना होगा, मैं नाम किसी का आलोचना के लिए नहीं बताने के लिए रहा हूँ, योगेंद्र यादव जी। वो देश में जाते हैं, महाराष्ट्र में भी एक्टिव थे, कई महीने पहले से एक्टिव थे। वो क्या करते हैं, तो वो अलग अलग कम्युनिटी की बैठक करके सिविल सोसाइटी जिसको बोलते हैं, उस माध्यम से इस देश के अंदर कांग्रेस के प्रति वातावरण कैसे तैयार हो सकता है, धरातल कैसे तैयार होता है। ये बैनर नहीं देता, ये थिंकर बोलते हैं अपने को सारे, लेकिन इनका हाथी के दांत खाने के ओर दिखाने के ओर। ये कैसे सिद्ध होता है? जब जाटों का धरना हुआ, किसानों का आंदोलन हुआ उत्तर प्रदेश में, तब भी नहीं जीते, तो योगेंद्र यादव जी कहते हैं हमने तो धरातल तैयार कर दिया था, कांग्रेस और सपा लाभ नहीं ले पाई, तो हम क्या करें। भाई क्यों धरातल तैयार किया था आपने? आप क्या करना चाहते हो? आपका एजेंडा क्या है? आप चुनाव लड़ो, सीधे कहीं क्या कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये प्रोपगंडा राजनीति इस प्रकार से चल रही है, और इसी में था संविधान बदल देंगे और आरक्षण बदल देंगे। जिन लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर जी को एक भी चुनाव नहीं जीतने दिया, 1952 का नहीं जीतने दिया, 54 का नहीं जीतने दिया, नेहरू जी स्वयं सभा करने के लिए गए थे। आपकी जानकारी के लिए 74,333 वोट कैंसिल कराए गए और 14,373 से बाबा साहब हारे थे। इलेक्शन कमीशन ने पिट भी नहीं ली थी। बोलो, देश को संविधान बदलने की बात करके एक प्रोपगंडा पॉलिटिक्स करने का काम कर रहे हैं। व्यवहार कैसा है? अपने ही कैबिनेट के फैसले को सार्वजनिक फाड़ते हैं और संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। जिनको अपने ही कैबिनेट के फैसले पर विश्वास नहीं है, और संविधान पर क्या विश्वास करेंगे? राजनीति में दिशा नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, उनकी विचार नहीं है। विचार तो कांग्रेस का गांधी जी का था। यहाँ विद्वान लोग बैठे हैं, जेबी कृपलानी और पुरुषोत्तम दास टंडन पार्टी छोड़कर क्यों गए थे? जेबी कृपलानी और पुरुषोत्तम दास टंडन ने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया था। जब आचार्य पुरुषोत्तम दास टंडन चुनाव जीते, यानी पार्टी के अध्यक्ष बने, सरदार पटेल के समर्थन से बने, तो नेहरू जी ने स्वीकार नहीं किया और नेहरू जी ने कहा देश की राजनीति पर सांप्रदायिक और विस्तारवादी ताकतों का कब्जा हो गया है, और जब तक राज ऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन ने इस्तीफा नहीं दिया, नेहरू जी शांत नहीं बैठे। आज बोलो, देश के अंदर राजनीति की चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस में गांधी जी का विचार था, स्वदेशी का विचार था, देशभक्ति का विचार था, सादगी का विचार था, ग्राम स्वराज्य की कल्पना थी। कहाँ है कांग्रेस के अंदर वो? और इसलिए विचारहीन, दिशाहीन राजनीति सोशल मीडिया के माध्यम से करने का प्रयास हो रहा है। और इसलिए भविष्य की जो चुनौती अपने सामने आज खड़ी है, ये लोग जो देखने में अलग प्रकार के हैं। ऐसा कहते हैं हमारे यहाँ पर भगवान राम और भगवान कृष्ण दो अवतार के रूप में हम लोग मानते हैं, यानी अवतार तो 10 मानते हो, 2 अवतार की मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो दोनों के जीवन में 2 महिला हैं, एक है सुपर्णखा और एक है पूतना। पूतना भी राक्षसी है, सुपर्णखा भी राक्षसी है। ये पूतना जब आती है तो ये राक्षसी के रूप में नहीं आती, ये गोपिका के रूप में आती है। और गोपियों के रूप में आकर क्या कहती है, मैं भी माँ की तरह हूँ, कृष्ण को दूध पिलाना चाहती हूँ, मेरे स्तन में मातृत्व का भाव जो है
मेरे हृदय के अंदर प्रकट हो रहा है, ले दूध पिलाने की इच्छा है, मुझे दे दो, मुझे दे दो, लेकिन उसके स्तन में क्या है, पॉइजन लगा है। बोले देश के अंदर अनेक ऐसी शक्तियां हैं जो पूतना के रूप में स्तन में पॉइजन लगाकर इस देश की राष्ट्रता की धारा को कुचलने का प्रयास कर रही है। नक्सलवाद के नाम पर खड़ी होती है तो भीमा कोरेगांव हो जाता है। कभी वो रोहित बेमुला का सहारा लेती है, कभी वो हाथरस की दलित घटना का सहारा लेती है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, वो दुखद है, लेकिन घटना को एक निश्चित व्यक्ति के अपराध तक मानने के बजाय उसको संपूर्ण देश के अंदर उपस्थित करना और उसका प्रोपगंडा फैलाना। जब महिला अधिकार के नाम पर महिला के साथ कोई बात होती तो आगे बढ़ती है, लेकिन अफगानिस्तान की महिला पर एक बात भी नहीं बोलती। मुर्शिदाबाद के अंदर महिलाओं के साथ दुराचार होता है, ये सब शांत रहते हैं, लेकिन कहीं अपने को फंसाने का मौका मिल जाए तो ये एक्टिव हो जाते हैं और मल्टी एंगल एक्टिव होते हैं। कोर्ट में भी होते हैं, सोशल मीडिया में भी होते हैं, मीडिया में भी होते हैं, इंटेलेक्चुअल फील्ड में भी होते हैं, पत्रकार जगत में भी होते हैं। ये चैलेंज हम सबके सामने खड़ा है। यूथ की आवश्यकताएं हैं। बहुत प्रयास करने के पश्चात उसके लिए भविष्य के अंदर जो स्वप्न है, हम विकसित भारत के नाम पर उस दिशा में बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो भी आवश्यकताएं तो बहुत अधिक है। इसलिए जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनने चाहिए। आज दुनिया के अंदर भारत का यूथ अपना स्थान तो बना रहा है, लेकिन आवश्यकता तो उसकी अभी बहुत अधिक है। हमारे सामने चैलेंज है। डाटा कलेक्शन करके, अनेक प्रकार के आंकड़े प्रस्तुत करके अपने तरीके से उनको परिभाषित करने का काम, ये भी बहुत अच्छे प्रकार से करने का प्रयास हो रहा है। और ये भविष्य में जब हम राजनीतिक परिदृश्य की चर्चा करेंगे तो हमारे बहुत प्रयास होने के बाद भी, हमारे विपक्ष में काम करने वाली पार्टियों की नीतियां गलत होने के बाद भी, आज भी बहुत बड़ा चैलेंज देश के सम्मुख है। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर बढ़ते भारत की ताकत को दबाने के लिए विदेश की शक्तियां भी बड़ी मात्रा में सक्रिय हैं। और वो सारी ताकत अलग अलग रूप में, वो आर्थिक हो, एनजीओ के रूप में हो, मानवाधिकार संगठनों के रूप में हो, अलग अलग प्रकार से इस दिशा में सक्रिय हैं। ये सारे चैलेंज भविष्य में भारत को स्वीकार करने की आवश्यकता पड़ेगी या करना पड़ेगा। जनजाति के विषय चलते हैं, अनुसूचित समाज के विषय चलते हैं। हम वक्फ के नाम पर इस्लाम के अंदर, यानी उनके अंदर पसमानदा, गरीब, मुस्लिम, महिलाएं, उनके लिए यदि कोई डेवलपमेंट का विषय करते हैं तो उसका प्रोपगंडा अपोजिट फैलाकर कि जैसे किसी हम धर्म के विरोधी हैं, ऐसा प्रस्तुत करने का प्रयास भी बहुत योजनाबद्ध तरीके से चलता है। वन नेशन वन इलेक्शन देश की आवश्यकता है। देश का पैसा बचेगा, विकास की गति बढ़ेगी, प्रशासन का समय बचेगा, पार्टियों का समय बचेगा। 5 साल में कम से कम 1.5-2 साल चुनाव संहिता चलती है। 5 चुनाव होते हैं। अच्छा है, होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम कर रहे हैं इसलिए विरोध है। और इसलिए सही कामों के विरोध की मानसिकता भी एक राजनीति का चरित्र था। अभी इमरजेंसी नाम की पिक्चर आई, इंदिरा जी अटल जी से मिलने के लिए गई, उसमें शो क्या है, अटल जी ने कहा हम आपके साथ हैं। इंदिरा जी बोलती हैं चलते समय, अटल जी एक बात कहूं? बोले क्या? मैं आपके अंदर भविष्य का प्रधानमंत्री देख रही हूं। एक विपक्ष की राजनीति का वो चरित्र था। आज की विपक्ष की राजनीति का भी एक चरित्र है। ये सब विषय हमको आगे चलकर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर फेस करने पड़ेंगे। फेस करने का मतलब इनका समुचित लोकतांत्रिक पद्धति से उत्तर देना पड़ेगा।
और इसलिए सबकी सक्रियता चाहिए, एक सही विषय सही दिशा में नीचे तक जाए, उसके लिए विषयों की जानकारी भी चाहिए, हमारी सक्रियता नीचे तक पहुंचाने के लिए भी चाहिए। और ये जो सोशल मीडिया का आज का एक विषय चला है, AI उसमें नया आ गया है, उसका दुरुपयोग भी होगा, किसी का फोटो, किसी का भाषण, किसी के शब्द, ये सब भी उसमें चलने वाले हैं। ऐसे सब विषय आगे चलकर हमारे सामने चुनौती के रूप में आएंगे। इन सबको उचित लोकतांत्रिक पद्धति से उत्तर देते हुए भारत को विकसित भारत, सुरक्षित भारत, शक्तिशाली भारत, समर्थ भारत ये बनाना, ये हमारे लिए आवश्यकता है, देश के लिए आवश्यकता है और दुनिया के लिए आवश्यकता है। दुनिया के लिए मैंने इसलिए बोला कि भारत के विचार में ही वो ताकत है जो दुनिया के अंदर आतंक, दुनिया के अंदर पर्यावरण पर आने वाले खतरे, दुनिया के अंदर का ये भेदभाव, इसको दूर कर सकती है। क्योंकि हमने कहा है कि पूरी पृथ्वी एक परिवार है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेसा उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। मैं ही ठीक हूँ, भारतीय संस्कृति कहती नहीं, आप भी ठीक है, हम भी ठीक है। सहिष्णुता उसके लिए शब्द ठीक नहीं है। सहिष्णुता का मतलब तो ये होता है कि दूसरे की गलत बात को भी सहन कर लेना। उसके लिए भारतीय संस्कृति वास्तव में जो सोचती वो है कि सब सत्य है, सभी एक ही परमात्मा की संतान है, लेकिन सबको मिलकर चलना है। आज दुनिया में भारत का ये जागरण अपने प्रयास, समाज के प्रयासों से हो रहा है। राजनीतिक क्षेत्र केवल राजनीति नहीं, आर्थिक क्षेत्र को भी प्रभावित करता है, समाज को भी प्रभावित करता है। और वही संकल्प ये जगा सकता है कि दुनिया के अंदर भारत विश्व का नेतृत्व करे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 विकसित भारत ये संकल्प युवा पीढ़ी को दिया है। आज वो संकल्प 140 करोड़ लोगों का बने। हम 200 को समन करें, दुर्गुणों को पचा जाएं नीलकंठ के समान, और सद्गुण, संस्कार से श्रेष्ठ बातें इसको विस्तारित करें तो समाज भी ठीक होगा, देश भी ठीक होगा, राजनीति भी ठीक होगी और दुनिया में भारत की जय जयकार भी होगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय वो कहते हैं कि जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो भारत माता की जय का मतलब क्या है? तो कहते हैं समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के अंदर भारतीय चिंतन के आधार पर नीतियां बने। बहन ने बोला यहाँ पर, जो ये मानते हैं कि सत्ता ही विकास का मार्ग नहीं है, समाज विकास का मार्ग हो सकता है, वो विजेश फाउंडेशन से जुड़े हैं और वो इसको कर रहे हैं। यही भारतीय चिंतन है। शिक्षा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, अर्थ के क्षेत्र में, मजदूर के क्षेत्र में भारतीय चिंतन के आधार पर राजनीति बनना, नीतियां बनना, इसका मतलब भारत माता की जय। और राजनीति में ये हम करने के लिए कटिबद्ध है, इसको करेंगे ही, सफलता मिलेगी ही। इस संकल्प के साथ हमने काम करना है। एक चित्र मैंने आपकी आंखों के सामने खींचा है। व्यापक विषय है, बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन जितना मुझे उचित लगा आपके बीच में उतना विषय रखकर, और अटल जी की पंक्तियों को दोहराते हुए उन्होंने कहा, किसने माँ का दूध पिया जो रोके गति तूफानी, किसने माँ का दूध पिया जो रोके गति तूफानी, देशभक्ति का ज्वार उफनाती चली जवानी, युवक हार जाते हैं लेकिन यौवन कभी ना हारा, और एक निमिष की बात नहीं, चिर संघर्ष हमारा। भारत हजारों वर्षों से जिस संघर्ष को कर रहा था, वो संघर्ष अब सफल होने की दिशा में बढ़ रहा है। राजनीति भी अब सम्यक दिशा में जाएगी, विकास की दिशा में जाएगी, और विपरीत चलने वाले लोगों को इस देश का लोकतंत्र पचा जाएगा। या तो ठीक दिशा में चलेंगे या आउट होंगे, ऐसा एक दृश्य निर्माण हो रहा है। इतना निवेदन, आप सबकी सक्रियता और इस फाउंडेशन में जितने अच्छे काम चल रहे हैं, सबका सहयोग उसके लिए मिले। मुझसे भी जितना बन पड़ेगा उसके लिए मैं सपोर्ट करने का प्रयास करूंगा। आपके बीच में इतना विचार रखते हुए
और फिर से श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। भारत माता की जय।